नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम उपकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये सामाजिक अनुसंधान के जो चरण हैं उनमें तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? ये तीसरा चरण है, उपकल्पना या हाइपोथेसिस। पहले चरण में हमने क्या किया? अध्ययन समस्या का चयन किया। दूसरे में उपलब्ध साहित्य का अवलोकन कर लिया। उसके बाद हम उपकल्पना निर्मित करते हैं। तो उपकल्पना का अर्थ क्या है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसकी विशेषताएं कौन सी है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो प्रकारों से आते हैं। तो आज हम कुल 9 प्रकार की हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है नल हाइपोथेसिस या शून्य प्राकल्पना। इसके सोर्स और महत्व क्या है इसका, और अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो वैसे तो हम उपकल्पना आप जानते ही होंगे। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो प्राकल्पना 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रा का अर्थ होता है प्रारंभिक, और कल्पना यानी कोई विचार, प्रारंभिक विचार। तो जो हमने अध्ययन समस्या चुनी है उसके बारे में हमारे प्रारंभिक विचार क्या है। अंग्रेजी में भी यही अर्थ निकलता है। हाइपो का अर्थ होता है कल्पना और थीसिस का अर्थ होता है प्रस्तावना यानी प्रस्ताव। तो इसको हम एक शब्द में कहेंगे काल्पनिक प्रस्ताव। अब ये काल्पनिक प्रस्ताव किनके बारे में है? किनके बारे में है? तो क्या है, हमने चर्चा की है कि प्राकल्पना है वो 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य। प्राकल्पना में 2 या 2 से अधिक चर होते हैं। चर क्या होते हैं ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक स्वतंत्र चर होता है, एक प्रयोगात्मक चर होता है। तो ये 2 चर तो होते ही होते हैं। तीसरा चर है वो मध्यवर्ती चर भी हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, यहां धूम्रपान से कैंसर होता है। धूम्रपान, तो इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर हैं। एक स्वतंत्र चर होता है, एक प्रयोगात्मक चर होता है। तो कार्य कारण भी, कैंसर का कारण क्या है? धूम्रपान है। तो कार्य कारण संबंधों पे, तो 2 या अधिक चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों पर आधारित एक ऐसा पूर्वानुमान या विचार या कोई कथन, यानी 2 चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों को बताते हुए कोई प्रारंभिक अनुमान या विचार या कथन, जो शोधकर्ता किसी भी समस्या, यानी जिस समस्या का चयन उसने किया है उसके संबंध में निर्मित किया होता है। और किस बेस पे निर्मित किया होता है? अपने प्रारंभिक ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर। जैसे कि दूसरी हाइपोथेसिस यहां मैं लेता हूं कि पूंजीवाद से गरीबी में कमी आती है। पूंजीवाद से गरीबी में कमी आती है। तो ये इसमें 2 या 2 से अधिक चर हो गए। गरीबी का कारण क्या हो गया कि पूंजीवाद नहीं होना, गरीबी का यहाँ पे कारण है। तो ये एक अनुमान है कि गरीबी का कारण है वो ये हो सकता है कि पूंजीवाद का ना होना, या कैंसर का कारण है वो धूम्रपान होना है। या मैंने जैसे कि हाइपोथेसिस चुनी थी, मुख्य हाइपोथेसिस ये थी कि आर्थिक संपन्नता के कारण मादक द्रव्य सेवन है वो बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संपन्नता कारण हो गया किसका? मादक द्रव्य सेवन का। तो ये किस बेस पे चुना? ये अपने अनुभव एवं ज्ञान के बेस पे चुना। तो ये हाइपोथेसिस की जो परिभाषा है तो वो सारे के सारे पॉइंट एक साथ कवर करती है। सारी की सारी विशेषताएं मैंने इस एक परिभाषा में ही ऐड कर दी है। इसी प्रकार से गुड्डे एवं हार्ट ने क्या कहा था कि प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है। ये किसके बीच की आवश्यक कड़ी है? प्राकल्पना है वो अनुसंधान एवं सिद्धांत के बीच में आती है। तो इसमें 2 होते हैं, हो सकता है 2 से अधिक चर भी हो। तो यानी कुल मिला के ये क्या है? काम चलाऊ निष्कर्ष है। ये क्या है? एक काम चलाऊ निष्कर्ष है। यानी काम चलाने के लिए जब हम अनुसंधान करना शुरू करते हैं तो अपने को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसके बेस पे हम जो अपना अनुसंधान है वो शुरू कर सकते हैं, काम अपना चला सकते हैं। तो लुंडबर्ग ने क्या कहा? परिभाषा देखते हैं, परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण है। तो ये 5 की 5 परिभाषाएं जो मैंने ली है वो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो लुंडबर्ग ने क्या कहा कि उपकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है।
एक काम चलाऊ निष्कर्ष है। हमने क्या कह दिया कि कैंसर का कारण क्या है, धूम्रपान है, तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि कैंसर का कारण है वो धूम्रपान है, लेकिन वो काम चला हुआ कोई जरूरी नहीं कि कैंसर है वो धूम्रपान की वजह से ही हो, किन्हीं और कारणों से भी हो सकता है। तो ये काम चलाऊ अनुमान है या निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, यानी रिसर्च हम इसकी सत्यता को जांचने के लिए करते हैं। तो उपकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है, किसने कहा, लुंडबर्ग ने कहा। इसी प्रकार से उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, एक काम चलाऊ अनुमान है, ये किसने कहा, ये पी.एच. मन ने कहा। ये किसने कहा, पी.एच. मन ने। अगर आपने लुंडबर्ग को पढ़ा है, मन को नहीं पढ़ा और ये परिभाषा आ गई कि उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, लुंडबर्ग होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने इनको इस परिभाषा को नहीं पढ़ा है। सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पे ये निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये अनुमान की बात कर रहे हैं। और ऐसा हुआ है, अभी राजस्थान पीजीटी की भर्ती में ये प्रश्न आया था कि किसने कहा कि उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, तो ज्यादातर ने क्या कर दिया, लुंडबर्ग ने कर दिया। आप ऐसी गलती मत करना। पीवी यंग ने क्या कहा कि एक कार्यवाहक विचार, एक कार्यवाहक विचार, उपकल्पना एक विचार ही तो है, एक कथन ही तो है, जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है उसको। कार्यवाहक उपकल्पना ये एक प्रकार है उपकल्पना का, कार्यवाहक उपकल्पना 9 प्रकार है, उनमें से एक प्रकार ये भी है। आगे है कलिंजर। कलिंजर ने क्या कहा कि उपकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के पारस्परिक संबंधों के बारे में एक अनुमानात्मक कथन है, यानी अनुमान लगाने वाला एक कथन है। किसके बारे में, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में पारस्परिक उसके संबंध क्या है। तो हमने जैसे ही किया, या कोई और भी हम लेते हैं कि जागरूकता के कारण घूंघट प्रथा में कमी आ रही है, तो ये पारस्परिक संबंध हो गया ना दोनों का, जागरूकता और घूंघट प्रथा में। तो ये 4 परिभाषाएं होगी। अब 5वीं परिभाषा है बोगार्ड्स की। ये थोड़ा सा देखना आप, अलग प्रकार से की परिभाषा है। उपकल्पना एक प्रस्तावना है, उपकल्पना एक प्रस्तावना है, प्रपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है, जिसका परीक्षण किया जाना है। या दूसरे परिभाषा में इसको कह सकते हैं कि उपकल्पना परीक्षित किए जाने वाला तर्क वाक्य है, यानी क्या है, एक तर्क वाक्य है जिसकी परीक्षा भी की जानी शेष है। अब ये परिभाषा आएगी आपको, और ये जो मैंने एक सी एग्जाम से उठाई है उसमें ये पूछा गया था कि किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षित किए जाने वाला तर्क वाक्य है। तो ये परिभाषा दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है प्रोपोजिशन। प्रस्तावना क्या है, आप में से कोई जानता है कि प्रस्तावना क्या है, प्रपोजिशन क्या है। प्रस्तावना यानी किसी चीज को स्थापित करना। देखते हैं हम प्रस्तावना क्या होती है। तो पहले इसी प्रस्तावना को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक प्रस्तावना को नहीं समझ पाओगे तो आगे भी आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करके चला जा रहा हूँ। और ये जो मैंने परिभाषाएं और ये प्रकार आज जो लिए हैं, तो इसमें मैंने लगभग 2 दिन तक कार्य किया है, फिर जाकर ये आज की क्लास है वो ले पा रहा हूँ। वरना ये क्लास मुझे कल लेनी थी, लेकिन पूरा मैं तैयार नहीं हो पाया था, मैटर पूरा तैयार नहीं कर पाया था, इस वजह से ये एक देरी हुई है। तो प्रस्तावना क्या है, प्रोपोजिशन क्या है। तो प्रोपोजिशन एक कथन है जो कि चरों या अवधारणाओं के बीच संबंधों को बताता है, या दूसरे तरीके से हम क्या कहें कि प्रस्तावना है 2 घटनाओं या 2 चरों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण है। अब आप प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि सर ये तो उपकल्पना है, उपकल्पना और प्रस्तावना में फिर अंतर क्या हो गया। उपकल्पना में यही होता है ना कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंधों को बताने वाला एक सामान्य कथन। तो फिर इसके अंदर अंतर क्या हुआ है वो भी हम बताएंगे। तो प्रस्तावना है, प्रपोजिशन है, वो एक चर जिसमें केवल एक ही चर शामिल होता है, या एकल चर जिसको बोलते हैं, द्विविध 2 चर या अधिक चर के रूप में हम इनको विभाजित है वो कर सकते हैं। जैसे कि बहुचर की बात करें, महिलाओं में जितनी अधिक साक्षरता होगी आत्मविश्वास उतना ही अधिक होगा। महिलाओं में जितनी साक्षरता होगी आत्मविश्वास उतना ही अधिक होगा। इसमें 3 चर हो गए, महिला, दूसरा साक्षरता और तीसरा आत्मविश्वास। तो ये क्या है, बहुविध। अब बात आती है कि हाइपोथेसिस
और प्रस्तावना यानी प्रेपोजिशन में क्या अंतर है? तो उपकल्पना क्या है? उपकल्पना प्रस्तावना ही है जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। तो क्या है? उपकल्पना एक प्रस्तावना है, प्रेपोजिशन है जिसका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना है, जरूरी नहीं है कि अनुभव के आधार पर उनका हम परीक्षण कर सकें। जैसे कि महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है। तो ये दो चर हो गए, दोनों के बीच में संबंध हो गया किसका? बुद्धिमानी का। तो क्या हम इसको उपकल्पना कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसका अनुभव के आधार पर परीक्षण है वो नहीं किया जा सकता। इसको हम प्रस्तावना तो कहेंगे लेकिन उपकल्पना नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार जितनी भी उपकल्पना है वो सब प्रस्तावना है, लेकिन जितनी सारी प्रस्तावनाएं हैं वो सारी की सारी उपकल्पना नहीं हो सकती। समझ में आ गया? प्रस्तावना किसे कहते हैं, यानी प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, और हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। अब बात आती है सिद्धांतों की। तो सिद्धांतों का निर्माण है वो तर्क संगत रूप से अंतर संबंधित एवं अनुभव प्रमाणित करने वाली प्रस्तावनाओं से है। यानी सिद्धांतों का निर्माण किनसे होता है? प्रस्तावनाओं से ही होता है जो अंतर संबंधित है, जो अनुभव के द्वारा सिद्ध है। तो प्रस्तावना को हम जब अनुभव के द्वारा सिद्ध कर देते हैं तब वो सिद्धांत बन जाते हैं। तो सिद्धांत पूर्वानुमानों का एक पुंज है। ये किसने कहा? थियोडोरसन ने कहा। सिद्धांत पूर्वानुमानों का एक पुंज है, ये किसने कहा? थियोडोरसन ने कहा। तो ये तीनों के बीच में संबंध है, सिद्धांत, उपकल्पना और प्रस्तावना के बीच में। अब हम बात करते हैं कि विशेषता क्या है उपकल्पना की। तो उपकल्पना की विशेषता तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, या इसकी हम बात करें कि उपकल्पना किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उपकल्पना में जो अवधारणाएं लेते हैं वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको आनुभविक संदर्भ में सिद्ध किया जा सके। जैसे हमने अभी क्या कहा कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान होती है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि कोई ऐसी प्राकल्पना निर्मित कर ले कि पुरुष है वो महिलाओं के मुकाबले मूर्ख होते हैं। तो इनको आनुभविक आधार पे हम सिद्ध नहीं कर सकते। सरल होनी चाहिए, जितनी ज्यादा सरल से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल ये कॉमन हो, जटिल भी हो सकती है, लेकिन सरलता से है कि वो समझ में आ सके कि क्या कहना चाहता है। वैज्ञानिक विधि से उसकी जांच संभव हो, वैज्ञानिक विधि से उसकी जांच संभव हो। अगर जांच ही नहीं कर सकते तो फिर वो उपकल्पना किसी काम की नहीं है। विशिष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चितता उसमें कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अभी जो मैं बात कर रहा था बार बार कि महिला और पुरुष का, कुछ ऐसी चीजें होती है तो जिनको हम सिद्ध ही नहीं कर सकते। तो विशिष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, वैज्ञानिक विधि से जांच संभव, सरल हो, आनुभविक संदर्भ से ली जानी चाहिए और स्पष्टता उसके अंदर होनी चाहिए। ये इसकी विशेषता है। अब बात आती है कि उपकल्पना के प्रकार। उपकल्पना के प्रकार, तो उपकल्पना को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हम चरण की बात कर रहे हैं ना, तो चरण कोई फिक्स नहीं है। एक मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा सर कि 7 चरण होते हैं, जो हम कोई रिसर्च करते हैं उसके तो 7 ही चरण होते हैं, ना कम होते हैं ज्यादा होते हैं। तो मैंने क्लास में स्पष्ट बताया था कि अगर हम जो रिसर्च डिजाइन है उसके जो 3-4 चरण उनको अलग अलग करेंगे तो 10 हो जाएंगे, वरना 7 ही रहेंगे। और अगर कोई अन्वेषणात्मक अगर रिसर्च है तो उसमें तो ये उपकल्पना वाला चरण तो होगा ही नहीं। उपकल्पना किस प्रकार के अनुसंधान में लागू नहीं होती है? जो अन्वेषणात्मक होता है। अन्वेषणात्मक जो सामाजिक अनुसंधान होता है, रिसर्च होती है, उस मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो फिर हम अनुमान कैसे लगाएंगे? तो उसमें उपकल्पना नहीं होती है, तो फिर चरण कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे, तो 7 कैसे होंगे? और वैसे अगर देखी जाए तो उपकल्पना वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है। प्रथम चरण कैसे है? क्योंकि हमने विषय का चयन किया तो उसमें तो कोई बड़ी वैज्ञानिकता वाली बात नहीं है। फिर हमने साहित्य का अवलोकन किया, समीक्षा की, वो भी कोई वैज्ञानिक विधि वाली बात नहीं है। तो कुछ लोगों ने माना है कि उपकल्पना ही वैज्ञानिक चरण का प्रथम चरण है, कुछ ने माना है, सभी ने नहीं माना है।
तो पहला प्रकार है वो है कार्यकारी प्राकल्पना। कार्यकारी यानी वर्किंग हाइपोथेसिस। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, ये सब अलग अलग प्रकार की और इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। कार्यकारी प्राकल्पना या वर्किंग हाइपोथेसिस, तो ये क्या होता है, जब अनुसंधानकर्ता को प्रारंभिक अनुमान होता है लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, उसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। यानी जब किसी विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, कम जानकारी हो, अगर बिल्कुल जानकारी है तो फिर तो हम हाइपोथेसिस बना ही नहीं सकते, लेकिन अपर्याप्त जानकारी या कम जानकारी होती है तब कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण होता है, वर्किंग हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। तो ये अनुसंधान प्राकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद में जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती रहती है तो हम एक अच्छी परिकल्पना निर्मित कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुसंधान परिकल्पना। तो जब जानकारी नहीं हो ज्यादा तब कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण है वो किया जाता है वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी एक बार काम चलाने के लिए, और बाद में ही इसमें अनुसंधान जो परिकल्पना है वो निर्मित की जाती है। तो समझ में आ गया, कार्यकारी यानी काम चलाऊ जब विषय के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। दूसरा है अनुसंधान उपकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। ये ही सबसे महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस होती है, इसलिए इसको सामान्य या वैज्ञानिक हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। किसको, रिसर्च हाइपोथेसिस की। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य अनुमान पर आधारित ये होती है। तो जो हमने उपकल्पना की विशेषता बताई थी वो वास्तव में इस उपकल्पना में होती है। कलिंजर ने इसे सारभूत या तात्विक उपकल्पना क्या कहा, सारभूत या तात्विक उपकल्पना कहा है। तो अनुसंधान के दौरान इसका परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है, रिसर्च हाइपोथेसिस का रिसर्च के दौरान परीक्षण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आर्थिक संपन्नता से मादक द्रव्य सेवन में वृद्धि होती है। तो ये एक सामान्य वैज्ञानिक और रिसर्च हाइपोथेसिस है। अब होती है नकारात्मक उपकल्पना, नेगेटिव उपकल्पना। तो ये जो संबंध है, उपकल्पना क्या है, दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध है। अगर ये चर नकारात्मक संबंध प्रकट करते हैं, यानी दो चरों के बीच में अगर नकारात्मक संबंध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक उपकल्पना कहते हैं, नेगेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि अशिक्षा का कारण गरीबी नहीं है, अशिक्षा का कारण है वो गरीबी नहीं है, धूम्रपान का कारण है वो कैंसर का कारण है वो धूम्रपान नहीं है। तो इस प्रकार में जिसमें नेगेटिव रूप से अगर सहसंबंध प्रकट किए जाएं तो वो नकारात्मक उपकल्पना होती है। कई जगह आपको मिल सकता है कि दोनों एक ही होती है, नकारात्मक और जो शून्य प्राकल्पना है, नल हाइपोथेसिस है, वो एक ही होती है। इसको क्या बोल देते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, शून्य परिकल्पना या निष्प्रभावी उपकल्पना या फिर निराकरणीय उपकल्पना। क्या बोलते हैं, निराकरणीय उपकल्पना या नकारा उपकल्पना। क्या, नकारा उपकल्पना, यानी जब उपकल्पना को नकार दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शून्य या फिर नल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस वजह से नकार दिया जाता है, तो इस वजह से क्या कह देते हैं इसको कि नकारात्मक उपकल्पना है। लेकिन नकारात्मक वह होती है जो नकारात्मक सहसंबंध प्रकट करती है, और शून्य परिकल्पना वह होती है जो दो चरों के बीच में कोई सहसंबंध प्रकट नहीं करती है, ना सकारात्मक रूप से ना नकारात्मक रूप से। रिसर्च जो उपकल्पना थी हमारी, रिसर्च हाइपोथेसिस थी, उसमें वो क्या करती थी, सकारात्मक रूप से चीजों को प्रकट करती है। नकारात्मक उपकल्पना है वो नेगेटिव रूप से चीजों को सहसंबंध को प्रकट करती है। जब दो चरों के बीच में ना सकारात्मक ना नकारात्मक यानी शून्य संबंध होता है, यानी सहसंबंध नहीं पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य प्राकल्पना कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य या नहीं।
शून्य या नहीं। जैसे कि दो प्रकार की बताई थी ना आपने, स्वतंत्र चर और प्रयोगात्मक चर, स्वतंत्र चर और प्रयोगात्मक चर। जैसे कि एक मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस लेता हूं कि जागरूकता के कारण बाल विवाह में कमी आती है, ये नेगेटिव होगी। तो जागरूकता की वजह से बाल विवाह में कमी आती है, तो यहाँ पे दो, एक स्वतंत्र चर हो गया कि जागरूकता, और दूसरा क्या हो गया, बाल विवाह में कमी आती है। तो हमने क्या किया कि एक गांव में जागरूकता फैलाई और दूसरे समूह के अंदर यानी दूसरे गांव में हमने जागरूकता नहीं फैलाई। फिर हमने 1 साल तक जागरूकता कार्यक्रम चलाया और फिर हमने देखा कि जागरूकता के क्या परिणाम आए हैं, और फिर वही ढाक के 3 पात अगर अपने को नजर आए कि हाँ दोनों गांव में ही एक समान ही बाल विवाह हो रहे हैं, यानी जागरूकता और बाल विवाह में कमी या वृद्धि के अंदर कोई संबंध नहीं है, यानी स्वतंत्र चर और प्रयोगात्मक चर में कोई संबंध नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं, शून्य परिकल्पना उसको कहते हैं। ये अनुसंधान परिकल्पना के विपरीत होती है। क्या होती है, अनुसंधान परिकल्पना क्या करती है, सकारात्मक संबंध प्रकट करती है, ये कोई संबंध प्रकट नहीं करती है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं P, जब लिखते हैं ना इसको P0 से इसको नल हाइपोथेसिस को लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस का जो सूत्र है वो क्या है, P0 है। इसको हम और ज्यादा विश्लेषित करेंगे जब हम सह संबंध वाली चीजों को भी, सह संबंध है वो कैसे निकालते हैं, तब इन पे हम चर्चा करेंगे कि किसका क्या सा सूत्र है और P1 और P0 कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि दो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होना, ना सकारात्मक ना नकारात्मक, तो वो क्या है, नल हाइपोथेसिस होती है। अब क्या होती है कि हमने प्राकल्पना निर्मित की और वो क्या होगी, नल हाइपोथेसिस निकल गई, यानी जो संबंध हमने प्रकट किए थे वो नहीं निकले। अब हम क्या करेंगे, तो अब क्या होता है कि वैकल्पिक अल्टरनेट हाइपोथेसिस निर्मित की जाती है। क्या है, वैकल्पिक उपकल्पना या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। तो ये किसके विपरीत होती है, ये निराकरणीय प्राकल्पना, निराकरणीय प्राकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस के, किसके, नल हाइपोथेसिस के विपरीत होती है। तो यानी जब दो प्राकल्पनाओं, दो चरों के बीच में संबंध कोई प्रकट नहीं होता है, कोई सह संबंध नहीं निकलता है, यानी उपकल्पना है वो शून्य घोषित कर दी जाती है, तो उसके बाद में वैकल्पिक उपकल्पना का वो उपयोग किया जाता है। तो ये दो प्राकल्पनाओं का योग है, कितनी प्राकल्पनाओं का, दो प्राकल्पनाओं का, एक नल हाइपोथेसिस हो गई और दूसरी रिसर्च हाइपोथेसिस, क्योंकि अब जो हाइपोथेसिस बन रही है वो शून्य नहीं होगी, वो क्या होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस होगी। तो जब नल हाइपोथेसिस के स्थान पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रखता है तो उसको बोलते हैं वैकल्पिक परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना। तो ये कब उत्पन्न होती है, जब सर्वेक्षक होता है जो निर्मित उसकी हाइपोथेसिस होती है और जो संकलित तथ्यों से सत्यापित नहीं होती है, यानी जो हाइपोथेसिस पहले बनते हैं फिर उसमें डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उनका हम क्या करते हैं, सहसंबंध निकालते हैं, और जब उनमें कोई सहसंबंध नहीं निकलता है यानी संकलित तथ्यों से वो सत्यापित नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तब वैकल्पिक उपकल्पना है वो कार्य करती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। इसको हम P1 से प्रकट करते हैं, इसका ये सांकेतिक अर्थ है P1। अब क्या होता है, और उपकल्पना कौन सी है, एक है सांख्यिकीय उपकल्पना, सांख्यिकीय उपकल्पना, तो इसको गणितीय उपकल्पना भी कहते हैं। इसमें क्या है, संख्याओं का प्रयोग, यानी संख्यात्मक या मात्रात्मक चीजें होती है, संख्यात्मक या मात्रात्मक चीजें होती है, जैसे अमीर होना, गरीब होना, पूंजीवाद में लोग अमीर ज्यादा होते हैं, साम्यवाद में गरीब लोग ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार जैसे संख्यात्मक चीजों में अगर हम प्रकट कर सकें तो उसको बोलते हैं सांख्यिकीय उपकल्पना। जैसे कि महिलाएं हैं वो पुरुषों से अधिक बुद्धिमान है,
तो वैसे तो ये इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस प्रकार की है तो वो क्या है, सांख्यिकीय उपकल्पना नहीं होगी, क्योंकि इसमें संख्या तो प्रयोग नहीं किया जा सकता। या ऐसे हो सकता है कि ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो अधिक, उनका आईक्यू लेवल अधिक होता है, तो वो क्या हो जाएगी, सांख्यिकीय हो जाएगी, क्योंकि उसमें संख्या या मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं। आगे है द्विचरीय उपकल्पना। तो ये तो वैसे कुछ नहीं है, मैंने अलग से लिखी है कि कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए। तो दो चरों के मध्य और बहु चरीय परिकल्पना, दो से अधिक चरों के बीच में। तो दो चर होंगे तो द्विचरीय और अधिक चर होंगे तो बहुचरीय परिकल्पना। अब क्या होता है, इसके अलावा एक गुड्डे एवं हार्ट ने भी उपकल्पना को 3 श्रेणियों में रखा है। कितनी श्रेणियों में रखा है, 3 श्रेणियों में रखा है। अनुभविक यानी अनुभविक समानता बताने वाली प्राकल्पनाएं। तो अनुभविक समानता बताने वाली प्राकल्पनाएं, जैसे कि हम सामान्य जनजीवन में जो कुछ देखते हैं उसके आधार पे जो प्रकल्पना निर्मित होती है उसे अनुभविक प्राकल्पना कहा है। किसने, गुड्डे एवं हार्ट ने। जैसे कि गरीबी के कारण अशिक्षा है, भी अशिक्षा का कारण क्या है, गरीबी है। तो हम देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो काम करवाते हैं या कम उम्र में ही उनको मजदूरी करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो उच्च शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमने कहाँ देखा, अपने सामान्य जीवन में देखा, अनुभव के आधार पर इसको हम बता रहे हैं। दूसरी है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। तो कुछ आदर्श प्रारूप होते हैं, जैसे उनमें तार्किक जो अंतर संबंधों का इसमें परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, तार्किक अंतर संबंधों का परीक्षण इसके अंदर किया जाता है। यानी पहले से ही निर्मित कोई उपकल्पना है या कोई विचार है या सिद्धांत है, तो उनका परीक्षण इसमें किया जाता है। जैसे कि नगरों का विकास केंद्रिक चक्रों से होता है, तो केंद्रिक चक्र की अवधारणा पहले से ही उत्पन्न हो चुकी है। उसके आधार पे, इस आदर्श प्रारूप के आधार पे जो हाइपोथेसिस बनती है वो क्या है, जटिल वाली प्रारूप वाली उपकल्पना होती है। बर्गिस ने ये चक्रीय वाली अवधारणा वो दी है, उपकल्पना दी है। एक है विवेचनात्मक चर बताने वाली, यानी अत्यधिक जटिल, जिसमें एक साथ कई चरों के बीच में परीक्षण है वो उपकल्पना का करना पड़ता है। तो ये 3 प्रकार है, वो गुड्डे एवं हार्ट ने बताया, अनुभविक, जटिल और विवेचनात्मक चरों में संबंध बताने वाली उपकल्पना। अब बात आती है कि उपकल्पना का परीक्षण कैसे किया जाए। हमने उपकल्पना विकसित कर ली, बना ली, तो उसको परीक्षण कैसे करेंगे कि वास्तव में उनके बीच में संबंध है या नहीं है, या फिर उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए कई तरीके हैं। तो आज मैं एक तरीका लेके आया हूं, क्योंकि बहुत डीप में जाना पड़ेगा, हमें बहुत गणितीय सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है इसके लिए। तो आज इतना टाइम नहीं है और उससे ज्यादा प्रश्न आते भी नहीं है। तो एक परिकल्पना का परीक्षण कैसे करते हैं वो विधि लेकर आया हूं। ये विधि है प्रकल्पना निगमन विधि, हाइपोथेटिको डेडिक्टिव मेथड। तो ये विधि है वो किसने दी है, सिंगलटन और स्ट्रेटस ने दी है। किसने दी, सिंगलटन एवं स्ट्रेटस ने 1999 में अपनी पुस्तक अप्रोच टू सोशल रिसर्च में इस विधि को बताया है। और इस विधि में इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। निगमन विधि यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर वो विधि जा रही है। कौन सा बताया है, उपकल्पना निर्माण। पहला क्या होता है, उपकल्पना निर्माण, ये तो हम सभी जानते ही हैं। जैसे कि पारिवारिक दबाव से तलाक कम होते हैं। तो ये क्या हो गया, उपकल्पना निर्माण हमने कर ली कि पारिवारिक दबाव जहां ज्यादा होता है वहां तलाक के मामले कम होते हैं। तो ये उपकल्पना निर्माण पहला चरण है, पहला सोपान है। दूसरा सोपान कौन सा है कि उपकल्पना से परिणाम को निकालना, उपकल्पना से कोई परिणाम निकालना। तो यानी पारिवारिक दबाव है वो कहां अधिक होता है, पारिवारिक दबाव किन परिवारों में अधिक होता है, संयुक्त परिवारों में पारिवारिक दबाव है वो अधिक होता है। संयुक्त परिवारों में पारिवारिक दबाव है वो अधिक होता है, ये बात हम जानते हैं।
तो ये हमने निष्कर्ष इसका निकाल लिया। फिर क्या होता है कि अवलोकन के आधार पे, जो हमने अवलोकन किया है उसके आधार पे निष्कर्ष निकालना। अब तीसरा चरण आता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष हमने क्या निकालेंगे कि संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति तलाक नहीं लेता है, यानी संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति रहता है उनमें तलाक नगण्य होता है या वो व्यक्ति तलाक नहीं लेता है। तो ये विधि बताई गई है, इस प्रकार से हम परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। तो गणितीय सूत्र हैं उनको हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उपकल्पना हमेशा स्वीकार ही की जाए या उपकल्पना हम परीक्षण करें वो परीक्षण से ही हो। कई बार ऐसा होता है कि जो सत्य उपकल्पना होती है, वास्तविक उपकल्पना होती है, वो कई बार अस्वीकार कर दी जाती है। होती तो है, सही होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अस्वीकार कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं त्रुटिवन। क्या बोलते हैं? त्रुटिवन या अल्फा त्रुटि। और ये असत्य परिकल्पना को स्वीकार करना या फिर असत्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफलता, यानी क्या है? असत्य उपकल्पना है तो उसको अस्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हम अगर उसमें विफल रहते हैं तो वो त्रुटि 2 या बीटा त्रुटि माना जाता है। तो अब है उपकल्पना के सोर्स कौन कौन से हैं। तो उपकल्पना के सोर्स है वो गुड्डे एवं हार्ट ने 4 सोर्स बताए हैं। गुड्डे एवं हार्ट ने उपकल्पना के 4 सोर्स बताए। सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, अनुरूपता, निजी अनुभव। सामान्य संस्कृति में जो हम उपकल्पना निर्मित करते हैं, हमारा जो सामान्य ज्ञान है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है पहले से चला आ रहा है, उसके आधार पे उपकल्पना निर्मित की जा सकती है। अनुरूपता या समरूपता, अनुरूपता एवं समरूपता, इसके आधार पे भी, समानता के आधार पे भी हम उपकल्पना है वो निर्मित कर रहे हैं कि इस समाज के अंदर ऐसा हो रहा है तो इस समाज में भी ऐसा हो सकता है। और हमारे जो निजी अनुभव होते हैं वो भी उपकल्पना उसके आधार पर निर्मित की जा सकती है। इनके अलावा कोई पूर्व में अनुसंधान किया हुआ है, हमारी सामान्य बुद्धिमान है या बुद्धिमत्ता है, हम सामान्य किसी से वार्तालाप करते हैं, तो इन चीजों से भी उपकल्पना है वो निर्मित की जा सकती है। अब है कि उपकल्पना का महत्व क्या है। तो उपकल्पना का महत्व बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा महत्व क्या होता है कि ये अध्ययन क्षेत्र को सीमित करता है। क्या है कि एक दायरा बना दिया, उपकल्पना ने रिसर्च का एक दायरा बना दिया है, यानी ये दायरा डिसाइड कर दिया कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है, एक दिशा तय कर दी। ध्रुव तारे के समान माना जाता है परिकल्पना को, एक ध्रुव तारे के समान। ध्रुव तारा किस दिशा को ज्ञात करता है? उत्तर दिशा को ज्ञात करता है। यानी हमने उपकल्पना निर्मित कर ली तो हमारा जो रिसर्च है उस दिशा में ही जाएगा, दिशा से भटकेगा नहीं। तो उचित दिशा प्रदान करता है, क्षेत्र को सीमित करता है। अगर हम उत्तर की बजाय इधर चल दिए तो यानी क्षेत्र है वो क्या है? असीमित हो जाएगा। इससे अनुसंधान में निश्चितता आती है कि हाँ, हमें उपकल्पना का ही परीक्षण करना है। उपयोगी तथ्यों का संकलन होता है, यानी जो हमारी हाइपोथेसिस से रिलेटेड तथ्य होते हैं उन्हीं को संकलित करते हैं, एक्स्ट्रा को नहीं करते हैं। आगे है जैसे कि अब हमें पता है, अगर सिलेबस का पता चल जाता है, हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेबस का पता चल गया तो इससे क्या होगा? हम केवल वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएगा, अन्य चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें उसका सिलेबस का पता नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर सिलेबस का पता नहीं होगा तो क्या होगा? हम कोई भी चीज पढ़ते रहेंगे और बाद में पता चलेगा कि वो चीज तो परीक्षा में है ही नहीं। निष्कर्ष निकालने में उपयोगी होती है, सत्य की खोज में सहायक है और लास्ट में सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है। तो ये उपकल्पना की विशेषताएं या उपयोगिता है। अब बात आती है कि कौन से प्रश्न हैं जो उपकल्पना से बन सकते हैं। तो मैंने ज्यादा प्रश्न नहीं लिए, 10 प्रश्न आज लिए हैं, तो इन पे हम चर्चा करते हैं। पहला है कि एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी के अभाव में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कार्यकारी प्राकल्पना। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे है कि सादृश्यता किसका सोर्स है? सादृश्यता किसका सोर्स है? प्राकल्पना का। किसका? प्राकल्पना का। हमने चर्चा की थी ना, अनुरूपता, समानता, सादृश्यता, इसके आधार पर हम उपकल्पना है वो निर्मित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
सही कथन का चयन हमें करना है। तो केवल वैकल्पिक प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, केवल शून्य प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का निरीक्षण किया जा सकता है या दोनों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो आपको सही कथन इसमें से बताना है। तो परीक्षण तो हम कर सकते हैं, परीक्षण तो हम वैकल्पिक का भी करेंगे, शून्य का किया है तभी तो वो शून्य सिद्ध हुई है, तो दोनों का परीक्षण वो किया जा सकता है। आगे है कि कुछ अवलोकित घटनाओं के संबंध में स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ एक आंतरिक प्रस्तावनाओं का सुसंगत पुंज है, तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रस्तावना। तो मैंने क्या कहा था, प्रस्तावना से क्या होता है, प्रस्तावना से क्या निर्मित होती है? उपकल्पना। उपकल्पना क्या है? एक प्रस्तावना ही है, लेकिन किस प्रकार की? जो स्पष्ट संबंधों को प्रकट करती है, स्पष्ट संबंधों को प्रकट करती है, और वही बाद में क्या बन जाते हैं? वो बाद में बन जाते हैं सिद्धांत। क्या बन जाते हैं? सिद्धांत बन जाते हैं। सिद्धांत इन्हीं से बनते हैं। आगे है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चरों के बीच में सहशर्त संबंध है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो क्या है? एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है शून्य प्राकल्पना। आगे है कि प्राकल्पनाओं के परीक्षण के लिए प्राकल्पना निगमन विधि किसने उल्लेखित की? तो किसने की थी? सिंगलटन और स्ट्रेस ने। ये सारे के सारे प्रश्न 2020 और 21 में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों के दौरान। एक, प्राकल्पना की आवश्यक प्रकृति क्या होती है? सत्यता, तार्किकता, असत्य, आनुभविक। तो ये भी होती है, लेकिन आवश्यक जो प्रकृति है वो क्या है? जिसको अनुभविक आधार पे सिद्ध किया जा सके। अगर जिसको अनुभविक आधार पे सिद्ध नहीं किया जा सकता वो प्राकल्पना नहीं हो सकती। जैसे कि ईश्वरीय प्रकोप से व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, इसमें कैसे संबंध प्रकट करोगे आप? तो अनुभविक होनी जरूरी है, अनुभविक आधार पे उसको सिद्ध किया जा सकता है। आगे है कि किसने कहा कि प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, एक क्रिएटिविटी एक्शन है, या फिर एक थनोरा इन्हीं का है, एक अच्छे शोध के लिए एक उपकल्पना का निर्माण एक वैज्ञानिक चरण है। तो ये किसने कहा? ये गुडेव हार्ट ने कहा। किसने? गुडेव हार्ट ने कहा कि ये एक सृजनात्मक क्रिया है और वैज्ञानिक चरण है ये। आगे है, उपकल्पना दो या अधिक चरों के कार्य श्रम संबंधों का परीक्षण करने योग्य कथन है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये मैक्यूगुइन ने कहा। मैक्यूगुइन ने ये कहा है। तो आज हमने ये प्रश्न लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उपकल्पना के जब आपको कोई प्रश्न आएंगे तो आप अच्छी तरीके से उनको कर पाओगे, गलतियां नहीं कर पाओगे। फिर भी मेरी राय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करें। जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी, जो अवधारणात्मक थी, वो तो मैंने बता दी, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अवधारणा ही रहेगी। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।